नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं IAS-PCS वॉरियर्स में। जैसे कि पता है कि मैंने बताया था जो भी हमारा पेड बैच है उसमें हमने कहा था कि करेंट अफेयर्स जो है प्रतियोगिता दर्पण काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको कहा जाए कि वर्षों से जो चले आ रहा है ट्रेंड कहा जाता है कि BPSC में जो है प्रतियोगिता दर्पण से सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन टाइप के अच्छा खासा इसका दिया रहता है। तो जो भी ये PD है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग अप्रैल 2026 का आज PD कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा बाइलिंगुअल होगा। टर्म मैं इंग्लिश में बोलता जाऊंगा, आपको परेशानी किसी तरह की नहीं होगी। और इसमें जो है अप्रैल मंथ का, तो आपको पता होगा कि प्रतियोगिता दर्पण में 2 मंथ पहले का करंट अफेयर्स दिया रहता है। तो अप्रैल 2026 का मतलब हो गया कि इसमें फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स दिए रहेंगे। मेरा टारगेट है कि मैं जनवरी से स्टार्ट करूं, मेरा टारगेट था। लेकिन अगला जो वीडियो होगा आपको मार्च 2026 का आएगा, जिसमें जनवरी के करंट अफेयर्स होंगे। तो सबसे पहले मेरी कोशिश है कि जनवरी 2026 से स्टार्ट करवा के और कम से कम मई करंट अफेयर्स 2026 तक कवर करवा दिया जाए। मैं करंट की बात कर रहा हूँ, किस मंथ का PDO नहीं मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मई जून तक कम से कम अगर करवा देते हैं तो बाकी बैक का बचेगा उसको भी हम करवाएंगे। अब वीडियो का स्पीड डिपेंड करता है कि आपको कितना इस वीडियो पे व्यूज़ आ रहा है, कितना आप शेयर कर रहे हैं, कितना इसको लाइक कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा व्यूज़ शेयर और लाइक किया जाएगा उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। ठीक है, जितना अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा, कोशिश करिएगा, ठीक है, उतना ही जल्द अगला वीडियो आएगा। तो ये जो होगा कि वो कंप्लीट समझ लीजिए कि आपका 1 मंथ का बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा। साथ ही साथ उससे संबंधित जो भी पॉइंट्स होंगे सबको मैं जिक्र करने की कोशिश करूँगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर, तो IAS-PCS वॉरियर्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप 72वीं BPSC देने जा रहे हों, या फिर आपको आगे AEDO देना है, या फिर टीचर का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। हमारी कोशिश होगी कि ये वीडियो थोड़ा सा छोटा से छोटा हो सके, क्योंकि 1 मंथ का करंट अफेयर है, तो कम से कम 18-19 पेज है, तो समय लगेगा। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी इसको जल्द से जल्द मैं ख़त्म करूँ इस वीडियो को, ताकि लंबी वीडियो ना हो, आपको परेशानी किसी तरह का नहीं हो। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर्स नेशनल हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय जो भी घटनाक्रम है उसके बारे में देखेंगे। उसमें पहला सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी चर्चा में है कि फरवरी 2026 में आपको जो भी हमारा नेशनल सॉन्ग था, राष्ट्रीय गीत था, उसके कितने पूरे हो गए हैं आपके, लगभग 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। और 150 वर्ष पूरे होने का मतलब हो गया कि 1875 में इसको लिखा गया था, रचना की गई थी इसकी। और 1875 से लेकर 2026 के बीच में अगर ईयर काउंट करते हैं आप, तो 150 वर्ष आपको देखने को मिलेगा। तो ये सवाल पूछा जाए कितने वर्ष हो गए इसके रचना के, नेशनल सॉन्ग के, तो 150 साल हो गया। और अगर देखा जाए वंदे मातरम की बात करें, तो वंदे मातरम हमारा ये आपको MHA यानी कि गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा कहा गया है कि इसको हर जगह गाया जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, शायद सभी राष्ट्रगीत मतलब कि वंदे मातरम की ही बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर भले लिखा नहीं गया है। और इसको कितने देर में गाने की बात की गई है, इसको गाने की बात की गई है 3 मिनट 10 सेकेंड में। जैसे कि आपको पता होगा नेशनल एंथम है, उसको 52 सेकेंड में बात किया जाता है, जनगण मन को। उसी प्रकार से इसको 3 मिनट 10 सेकेंड में इसके 6 छंद जो है उसको गाने की बात हो रही है। अगर कहा जाए इसको पहली बार किस में पब्लिश किया गया था, तो आनंद मठ उपन्यास जो है नोबल है, उसमें 1882 में पब्लिश किया गया था, जिस वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है। अगर आप देख सकते हैं तो राष्ट्रीय गीत जो है आपको 24 जनवरी 1950 को इसको एक्सेप्ट किया गया, अपनाया गया। और इसको पहली बार INC कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में 1896 में कलकत्ता के सेशन में आपको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं ध्यान रखिएगा। और ये करंट अफेयर्स बहुत 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 महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। अगला करंट अफेयर्स आप देख पा रहे होंगे, जिसमें कह रहा है कि कोस्ट गार्ड जो है, तटरक्षक बल जो है के लिए 8 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट्स विमानों की खरीद के लिए हेल जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तहत आपको 2312 करोड़ रुपए की समझौता किया गया है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि 8 डॉर्नियर 228 खरीदा जाएगा। और इसके लिए जो है आपको, किसके लिए, कोस्ट गार्ड के लिए। और ये 2312 करोड़ रुपए का ये आपको क्या है, ये समझौता किया गया है। अगला करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये नेशनल इमरजेंसी लागू किया गया था मणिपुर में, तब से ये चर्चा में है। आपको पता होगा कि 2 समुदायों का, वहाँ ट्राइब्स का आपको चल रहा था कन्फ्लिक्ट चल रहा था मणिपुर में। उसको लेके आपको 13 फरवरी 2025 को आपको
प्रेसिडेंट्स रूल, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। राष्ट्रपति शासन की बात किया जाए अनुच्छेद 356 में इसके तहत बात की जाती है। ठीक है, तो इसको समाप्त कब किया गया है? 4 फरवरी 2026 को समाप्त किया गया है। तो इससे पहले जो सीएम थे वो किसके सीएम थे? बीजेपी के ही सीएम थे। और उससे पहले सीएम की बात की जाए तो एन बीरेन सिंह जो थे उस वहाँ के क्या थे? चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उसके बाद से 13 फरवरी 2025 को वर्तमान स्थिति जो है, कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब फेल हो जाती है, संवैधानिक विफलता वहाँ पर देखने को मिलती है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो उसको देखते हुए 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था और वहाँ का जो विधान सभा है उसको क्या किया गया था? उसको भंग कर दिया गया था, मतलब कह सकते हैं उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद जो है 4 फरवरी 2026 को बीजेपी गठबंधन से ही क्या बना है? वहाँ का फिर से सरकार बना है और वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम क्या है? खेमचंद्र सिंह उनका नाम है, जो कि बीजेपी से संबंध रखते हैं। और 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, उप मुख्यमंत्री बनाए गए, जिनका नाम है, एक का नाम है नेमचा किपगेन जो कि कुकी समुदाय से बिलोंग करते हैं और दूसरे हैं एल दिखो जो कि नागा ट्राइब से बिलोंग करते हैं। वहाँ टोटल विधानसभा की सीटें जो है आपको 60 है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे आप देखा जाए तो बीजेपी, एनपीपी और एनपीएफ का आपको गठबंधन है और टोटल इनको 48 सीटें मिली हुई है। अगर बात करें टोटल तो एनपीपी का मतलब हो गया जिसमें बीजेपी को 37 सीटें मिली हुई है। एनपीपी बोले तो नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है इसको 6 सीट मिला हुआ है और एनपीएफ कहे तो नागा पीपुल्स फ्रंट जो है इसको 5 सीट मिला हुआ है। कुल मिलाकर 48 सीट मिली है 60 सीटों में से, जहाँ पर कि आपको इनकी सरकार बनी है, कॉलिशन गवर्नमेंट है, गठबंधन की सरकार है वहाँ पे। तो यहाँ याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये वाला आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आगे अगर देखा जाए तो दिल्ली में जो है एक स्कीम था जिसे 2008 में शुरू किया गया था, लाडली स्कीम इसे कहा जाता था और 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी और अभी जो है इसको बंद करके लखपति बिटिया स्कीम शुरू किया गया है, जिसमें 56,000 रुपये देने की बात की गई है। जो भी बच्चियाँ हैं वहाँ पर 18 वर्ष तक उनको जब 18 वर्ष के बाद अगर आप शादी करते हैं, कंडीशन क्या है उनकी शादी जो 18 वर्ष के बाद होना चाहिए, पहले नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो भी आपका राष्ट्रीय आय जो आपकी वार्षिक आय जो है, ईयरली इनकम जो है वो 1,20,000 रुपये उससे कम होना चाहिए। ये 2 कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आपको इस स्कीम का लाभ मिलेगा और इसमें 56,000 रुपया दिया जाएगा, जिसमें जन्म के समय कुछ पैसा, फ्री प्राइमरी एजुकेशन के समय कुछ पैसा, 6 to 8 पढ़िएगा उसमें कुछ पैसा, 9th-10th में पैसा, ग्रेजुएशन में पैसा और लास्ट में शादी के समय पैसा दिया जाता है। कुल पैसा मिला के आपको 56,000 रुपये आपको इसका दिया जाता है। तो याद रखिए इस स्कीम का नाम क्या होगा? लखपति बिटिया योजना इसका नाम हो चुका है। आपको पता होगा केरल का नाम बदल के केरलम हुआ है, जिसमें केरला अल्टरनेटिव ऑफ नेम बिल्स 2026 नाम का एक बिल आया है, जो कि इसका प्रस्ताव जो है, इसका प्रपोजल 24 जून 2024 को आया था और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया वहाँ के विधानसभा के द्वारा 24 फरवरी 2026 को और इसका नाम केरल का नाम अब केरलम हो गया है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि किस राज्य का नाम केरलम कर दिया गया है, तो केरल का नाम बदल के केरलम कर दिया गया है। इससे पहले भी कुछ स्टेट्स हैं जिनके नाम परिवर्तन किए गए हैं। 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। 1969 में आप मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु कर दिया गया था। 1973 में मैसूर का नाम बदल के कर्नाटका कर दिया गया था और 2007 में उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया था और एक अंतिम जो है 2011 में ओडिशा का नाम बदल के ओडिशा कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए हो सकता है। अगला देखा जाए देश की पहली जो है नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी जो है एंड स्ट्रैटेजी, मतलब कि पहली आतंकरोधी नीति जो है 23 फरवरी 2026 को लॉन्च किया गया और इसका नाम क्या है? प्रहार, PRAHAR, प्रहार कहा जाता है। इसका मकसद है कि जो भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करने में जो पॉलिसी अपनाया जाएगा उसकी बात की गई है। इसमें कुछ फुल फॉर्म दिए गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि P का फुल फॉर्म क्या होता है? P का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन, मतलब कि रोक लगाएंगे। R का मतलब होता है रिस्पॉन्स, मतलब कि जो कोई आतंकवादी अगर कुछ करता है तो उसका हम रिस्पॉन्स देंगे। A का मतलब होता है एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेसिटीज़, ठीक है। H का मतलब होता है ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ बेस्ड प्रोसेस फॉर मिटिगेशन ऑफ थ्रेट्स। A का मतलब होता है अटेन्यूएटिंग द कंडीशंस इनेबलिंग टेररिज्म इंक्लूडिंग रेडिकलाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद से आपका फिर ए जो एक और ए होता है उसका मतलब होता है अलाइनिंग एंड शेपिंग द इंटरनेशनल एफर्ट्स टू काउंटर टेररिज्म। और एक लास्ट जो आर होता है उसका फुल फॉर्म होता है रिकवरी एंड रिजिलेंस
थ्रू होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। तो देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाएगा कि प्रहार का फुल फॉर्म क्या होगा। थोड़ा थोड़ा भी ध्यान रखिएगा तो आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और किससे संबंधित है? आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई करने से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है आपको कि करेंट अफेयर से पीएम का नया कार्यालय जो है, ऑफिस जो पीएमओ है उसका बदलाव कर दिया गया है। आपको पता है कि पहले जो है लुटियंस के द्वारा बनाए गए संसद भवन में प्रधानमंत्री रहा करते थे, मतलब उनका कार्यालय पीएमओ था, और इसको ट्रांसफर जो कि अब नया एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से बना हुआ है। तो संसद एक नया पार्लियामेंट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना हुआ है, और आपको पता है कि विस्टा प्रोजेक्ट से 2 बार प्रश्न जो है बीपीएससी पूछ चुका है पीसीएस के एग्जाम में, और उम्मीद बन रहा है कि इस टॉपिक जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर देखा जाए तो इसका नाम बदल के सेवा तीर्थ कर दिया गया। कब नाम बदला गया इसका? 13 फरवरी 2026 को इसका नाम बदल दिया गया। इसके पहले अगर देखा जाए तो रायसीना हिल स्थित प्राचीन ब्रिटिश काल में साउथ ब्लॉक जो था इनका क्या था? ऑफिस था। इस बार का मोटो रखा गया अब इसका कि नागरिक देवो भव। क्या है? नागरिक देवो भव। राष्ट्रपति भवन जो है, प्रेसिडेंशियल हाउस जो है, लुटियंस के स्थान पर राजगोपालाचारी की प्रतिमा बनी हुई है। आपको पता होगा कि लुटियंस जो था इसका जो है राष्ट्रपति भवन में पहले प्रतिमा थी, स्टैचू था, जिसको हटा के सी राजगोपालाचारी जो है भारत के जो है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे उनके नाम उनकी प्रतिमा वहाँ पे लुटियंस में प्रेसिडेंस भवन में लगा दी गई है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, किसका? सी राजगोपालाचारी का प्रतिमा लगा। ध्यान रखिए पीएमओ का ऑफिस कहाँ था आपका? रायसीना हिल प्राचीन ब्रिटिश साउथ ब्लॉक में था। हमने गलती से वहाँ पे बोल दिया कि लुटियंस भवन में से बोल दिए थे। चलिए, थर्ड जो है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो है IFR 2026 संपन्न हुआ, और इसमें 74 देश भाग लिए। कब हुआ ये? 18 फरवरी 2026 को संपन्न हुआ। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। उसके बाद से देखा जाए इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है यूनाइटेड थ्रू ओशियन, मतलब कि महासागरों के माध्यम से एकजुटता। अगर देखा जाए तो हमारे राष्ट्रपति जो है INS सुमेधा के सहायता से इसमें भाग लिए, और इसी के समय जो है मिलन नौसैनिक एक अभ्यास हुआ, एक्सरसाइज हुआ। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। तो मिलन का नाम आपको पता ही होगा, और ये हिंद महासागर नौसेना गोष्ठी जो है 9 नंबर का इसी के तहत आपको कराया गया है। मतलब कि IONS का मतलब होता है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम होता है, ठीक है। दूसरी बार ये भारत इसकी ये मतलब कि दूसरी बार करवा रहा है, और पहली बार 2008 से 10 के बीच में हुआ था ये। अगर प्रशासनिक अगर बात करें, पूर्वी नागालैंड जो है, ईस्टर्न नागालैंड जो है, उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का डिमांड चल रहा था, प्रशासनिक निकाय का डिमांड चल रहा था, जिसको FNTA कहा जाता है, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी कहा जाता है इसको। केंद्र सरकार द्वारा इसको 5 फरवरी 2026 को मंजूरी दे दी गई है। अगला है आपका कि PM की वर्ष 2026 की प्रथम विदेश यात्रा की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूछा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2026 में प्रथम विदेश यात्रा जो है कहाँ की रही है? तो मलेशिया की यात्रा रही है। इस 7 से 8 फरवरी के बीच में मलेशिया गए हैं, और वहाँ के जो भी PM हैं अनवर इब्राहिम, उनका नाम याद रखिएगा। अगला जो है बांग्लादेश में, आपको पता होगा कि शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से यूनिस जो था वहाँ के अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी उनकी, लेकिन उसके बाद से जो है फिर से वहाँ पे चुनाव हुआ है 12 फरवरी 2026 को, और वहाँ पे 2 अपोजिशन थे। एक जो चुनाव जो अभी प्रधानमंत्री वहाँ के बन चुके हैं तारिक रहमान, और उनके विरोधी थे शफीकुर रहमान। और वहाँ पे बांग्लादेश के संसद पार्लियामेंट को हम लोग जातीय संसद कहते हैं, जहाँ पे सीटों की संख्या 350 है, जिसमें 300 सीटों पे क्या होता है? चुनाव होता है, और 50 सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। अगर बात किया जाए तो चुनाव जो है 299 सीटों पर हुआ, जिसमें 2 सीटों को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि 297 सीटों पर ही चुनाव हो पाया, जिसमें 212 सीटें मिली गठबंधन जो भी सरकार थी वहाँ की, उसको 212 सीटें मिलती है, जिसमें BNP बोले तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को 209 सीट मिलती है, जिसका संबंध तारिक रहमान से है। तो पूछा जा सकता है कि वहाँ के जो PM बने हैं तारिक रहमान किस पार्टी से संबंधित हैं? तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से संबंधित है। और इनका जो एक अपोजिशन था उसका नाम था जमायते इस्लामी और NCP, जो 2 अपोजिशन इनके हुए करते हैं, ठीक है। अब इसमें इनकी मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें मात्र एक हिंदू है मंत्रिपरिषद में, जिनका नाम है निताई राय चौधरी, इनका नाम है, जो कि BNP से ही संबंध रखती हैं। अगर जापान में देखा जाए तो जापान में भी इलेक्शन हुआ है, वहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं सनाई तेकाइची, जो कि LDP से संबंधित रखते हैं, ठीक है। LDP बोले तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वहाँ की एक बड़ी पार्टी है, और वहाँ पे 445 सीटें हैं,
और वहाँ पे जो भी गठबंधन सत्तारूढ़ गठबंधन है उसको 352 सीटें मिली है और काफ़ी बड़ी जीत कहा जाता है, ऐतिहासिक जीत कहा जा रहा है। ठीक है, इनका गठबंधन जो एक एलडीपी के साथ है जिससे प्रधानमंत्री बिलोंग करते हैं, सनाई तकाइची जो है ये एलडीपी से संबंधित है और इनके साथ एक गठबंधन है जापान इनोवेशन पार्टी का। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और बांग्लादेश वाला भी पीछे वाला इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बताते चलूँगा। भारत अरब लीग विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन जो है, कॉन्फ्रेंस जो है दिल्ली में संपन्न हुआ है। 31 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 को संपन्न हुआ है। ये विदेश मंत्रियों की क्या है, कॉन्फ्रेंस है और इसमें एस जयशंकर भारत की तरफ से भारतीय विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर भाग लिए हैं। और ये पहला जो हुआ था 2016 में हुआ था, उसके बाद से दूसरा जो है 31 जनवरी 2026 को संपन्न हुआ है। आगे अगर देखा जाए तो अगला करंट अफेयर्स आपको दिख रहा होगा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र बजट जो है, यूनाइटेड नेशन का जो बजट है उसमें भारत द्वारा भी कुछ पैसा दिया जाता है, जमा किया जाता है। इस बार जो है 3.52 करोड़ रुपया दिया गया है भारत के द्वारा और ये पैसा जो है 3 फरवरी 2026 को जमा किया गया, जो यूएनओ के कुल बजट का मात्र 1.016% है। मतलब कि उसके टोटल बजट का भारत ने इतना 1.01% जमा किया। तो पूछा जा सकता है कि कितना परसेंट जो है भारत ने संयुक्त राष्ट्र बजट में दिया या फिर कितना पैसा दिया, तो आप ध्यान रख सकते हैं। अमेरिका और रूस के बीच में एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो था उसको क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अगर बात करें तो ये ट्रीटी किस लिए है, तो आपको परमाणु जो हथियार है उनके प्रयोग को रोक लगाने के लिए है कि कोई देश परमाणु हथियार का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग ना करे, न्यूक्लियर वेपन का। और ये ट्रीटी जो है इसका फुल फॉर्म जो है, न्यू स्टार्ट्स का फुल फॉर्म न्यू से न्यू हो जाएगा, स्ट्रैटेजिक रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, और इसको स्टार्ट किया गया था 1991 में, तब केवल इसको स्टार्ट्स कहा गया था। उसके बाद से नाम बदल के इसको न्यू स्टार्ट जो है 2010 में कर दिया गया। उसके बाद से इसे 10 साल के लिए बढ़ाया गया था। उसके बाद से फिर 2021 में फिर 5 साल के लिए बढ़ाया गया और 2026 में 5 साल के बाद से इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया जो बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्स है, जिसे आपको करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI कहा जाता है, हिंदी में इसे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कहा जाता है। ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो संस्था का नाम याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 182 देश भाग लेते हैं। और कहा जाए तो इसमें सबसे पहला स्थान डेनमार्क का रहता है और डेनमार्क को 90 अंक मिलते हैं। फिनलैंड दूसरे स्थान पर 88 अंकों के साथ और सिंगापुर 84 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर। इसमें 13 स्टैंडर्ड पर मेजरमेंट किया जाता है। 100 नंबर में जिसका अंक ज़्यादा रहेगा वहाँ पे सबसे कम क्या है, करप्शन है, भ्रष्टाचार सबसे कम है। यानी 90 नंबर के साथ डेनमार्क जो है पहले स्थान पर है। वहीं सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है 2 देशों में बराबर है, इनको 9 अंक मिले हुए हैं और इनका 181वां स्थान है। यानी कि दक्षिणी सूडान और सोमालिया जो है ये सबसे अंतिम स्थान रखते हैं। उसके बाद से वेनेजुएला को ध्यान रख सकते हैं, वहाँ पे 10 है। भारत की रैंकिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। भारत की रैंकिंग 91 है 182 देशों में और पिछले साल भारत की रैंकिंग जो है 96 110 देशों में था। 2025 का ये कह रहा है कि कोई 25 का ही डाटा जो है 26 में आया हुआ है, इसीलिए 25 लिखा गया, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ जो है भारत के नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स जो है जारी किया गया है और इसमें भारत में सुधार देखने को मिला है। भारत का अंक जो है 14.43 हो गया है और 2024 में भारत का अंक जो है 53.63 था। यानी कि 2025 में जो भारत का अंक है आपको 54.43 हो गया। टॉप कंट्री कौन है, USA जो है पहला, दूसरे स्थान पे फिनलैंड और तीसरे स्थान पे सिंगापुर है। ये जो रेडिनेस इंडेक्स है इसके 4 क्या है, पिलर्स हैं, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, पीपल एंड इम्पैक्ट, तो याद रख सकते हैं आप। अगला जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया, बार बार जारी किया जाता है, पहले 80 रैंकिंग था, फिर भारत के रैंक में सुधार देखने को मिला है और 75 रैंक 192 देशों में हो चुका है। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है सिंगापुर का है, ध्यान रखिएगा। AI इम्पैक्ट समिट आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके 71वें BPSC में सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि पेरिस फ्रांस में जो AI समिट तीसरा हुआ था तो पूछा गया था कि कहाँ पर हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इस बार जो है वर्ल्ड AI समिट जो है भारत के नई दिल्ली में हुआ है 18-19 फरवरी को। ये चौथा AI समिट है, इम्पैक्ट समिट है। पहला जो है ब्रिटेन में हुआ था, दूसरा जो है 2024 में सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ था और तीसरा 2025 पेरिस फ्रांस में हुआ था। चौथा जो है भारत में नई दिल्ली में हुआ है और पांचवा जो है कहाँ पे होगा, स्विट्जरलैंड 2027 में संपन्न होने वाला है। तो इसको स्टेटमेंट बना के दिया जा सकता है, सारे फैक्ट्स आपको याद रहना चाहिए। बार बार मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे चलते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है भारत की यात्रा पे आए हैं और इसलिए आए हैं कि AI इम्पैक्ट समिट हुआ है उसमें भाग लेने के लिए फ्रांस के जो है राष्ट्रपति, ब्राज़ील के राष्ट्रपति, ये सारे लोग आए हुए हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का 17 से 19 फरवरी के बीच में भारत की यात्रा हुई और एक महत्वपूर्ण इसमें पहलू निकल के आया कि 2026 के साल को
इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में मनाया गया। भारत फ्रांस नवाचार का वर्ष 2026 का वर्ष को माना गया। अगला जो है ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो है लूला दा सिल्वा जो है भारत की यात्रा पर 18 से 22 फरवरी के बीच में है। कुछ खास नहीं हुआ, बस इतना ही याद रखिएगा। उसके बाद से प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी साहब का 2 जगह का और यात्रा हुआ। एक आप देख सकते हैं कि आप मलेशिया में यात्रा देखे होंगे और दूसरा यात्रा इजराइल की यात्रा में जाते हैं। इजराइल में यात्रा इनकी 25 से 26 फरवरी के बीच में होती है। आपको पता है इजराइल लगातार चर्चा में है। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। इजरायली संसद को नेसेट कहा जाता है और इसको इन्होंने संबोधित किया प्रधानमंत्री मोदी ने, और सर्वोच्च सम्मान वहाँ का मिला स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। इसको ध्यान रखिएगा। अगला करंट अफेयर्स आपको जो है रिटेल इन्फ्लेशन जो है खुदरा मुद्रास्फीति का वर्ष जो है बेस ईयर जो है 2012 था, जिसे बदलकर 2024 कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इकोनॉमिक्स का यहाँ से न्यूज़ शुरू हो रहा है। 16th फाइनेंस कमीशन का जो है आपको रिपोर्ट जो है आया है, जिसमें आपको ये फाइनेंस कमीशन का गठन किस 280 आर्टिकल के तहत प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, जिसमें एक चेयरमैन होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। आपको पता है कि फाइनेंस कमीशन का जो है सलाह जो है मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं, और इसका गठन जो है 31 दिसंबर 2023 को किया गया था, और इसका टर्म जो है अवधि जो है 2026-27 से 2030-31 है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके अध्यक्ष जो है आपको चेयरपर्सन है अरविंद पनगड़िया जो है ये हैं। सचिव जो है इसके सेक्रेटरी जो है ऋत्विक रंजनम पांडे हैं, और 17 नवंबर को रिपोर्ट राष्ट्रपति को इसने दिया। ठीक है। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा जो है 41% हिस्सेदारी बताया गया है कि स्टेट शेयर इन द सेंटर टैक्सेस कितना होगा 41%। यहाँ ऋत्विक है, इसीलिए कह रहा हूँ कि केवल नोट्स पे आपको डिपेंड नहीं करना है। ठीक है, चलिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, हो सकता है कि वहाँ पे नोट्स हमारा शेयर किया जा सकता है। जो भी न्यू करंट अफेयर्स जो है चर्चा में रहे उनके बारे में बात कर लेते हैं। CCPA जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है। अपॉइंटमेंट्स महत्वपूर्ण देखते हैं कि नियुक्तियाँ क्या क्या हुई है। सबसे पहले जो आपको पता होगा कि विमान दुर्घटना में अजीत पवार का निधन हो गया, और महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री बनी है, डिप्टी CM बनी है, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है सुनेत्रा पवार नाम है। गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन बने हैं उदय कोटक, जो कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक माने जाते हैं। गेल के चेयरमैन कौन बने हैं? गेल जो है दीपक गुप्ता चेयरमैन बन चुके हैं। गेल की स्थापना एक महारत्न कंपनी है, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके महारत्न की दर्जा 2013 में दिया गया था। थाईलैंड में भारत के राजदूत एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पुनीत अग्रवाल को बना दिया गया है। और उर्जित पटेल की बात किया जाए तो IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED बने हैं, कार्यकारी निदेशक बन चुके हैं, और ये भारत की तरफ से बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। अगर बात किया जाए इनके बारे में तो 2016 से 18 के बीच में RBI के 24वें गवर्नर के रूप में भी ये काम किए हैं। IMF का जो MD की बात की जाए क्रिस्टिना जॉर्जिवा है, आपको पता ही होगा, और इसके फर्स्ट उप प्रबंध निदेशक यानी कि फर्स्ट डिप्टी CM जो डिप्टी MD बनी थी वो गीता गोपीनाथ बनाई गई थी। अगला देखते हैं कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 इसकी घोषणा कब की जाती है? 2019 से इस पुरस्कार को दिया जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संस्थागत श्रेणी में देखा जाए तो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी SSDM को आपको मिला हुआ है पुरस्कार, और 51 लाख रुपया मिला है। ठीक है, इसके लिए संस्थागत श्रेणी के लिए 51 लाख रुपया और व्यक्तिगत श्रेणी के लिए 5 लाख रुपया दिया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी की बात किया जाए तो कर्नल सीता अशोक सैल्के को आपको व्यक्तिगत श्रेणी में मिला हुआ है। अब बात करें भूविज्ञान जियो साइंसेस के क्षेत्र में क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 मिला है किसको? वीरभद्र रामनाथन को मिला है, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। आगे चलते ग्रैमी अवार्ड हाल ही में मिला है। ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर मिला है, बैड बनी को मिला हुआ है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है क्रेडिट लेगर को मिला है। सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला है कि वाइल्ड फ्लावर के लिए बिली एलिस ओ कोनेल को और फिनिस ओ कोनेल को मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ नवोदित जो है इनोवेटिव कलाकार बने हैं, जिनका नाम है ओलिविया डिन है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि 14वें जो धर्मगुरु हैं, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जिसे कहा जाता है, तेंजिन ग्यात्सो इनका नाम है, और इनको ये पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र रहे हैं। किसी भी भारतीय संगीतकार कंपोजर को इसमें कोई प्राइज़ नहीं मिला है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 79वें नंबर का दिया गया है, जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है पॉल थॉमस एंडरसन को, और फिल्म किसके लिए? वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए मिला है। बेस्ट फिल्म भी इसी को मिला है, वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला हुआ है। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म जो है हैमनेट को मिला हुआ है, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है रॉबर्ट अरायमानो
रामायो को मिला हुआ है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है जेसी बकली को मिला हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इसमें कुछ छाट छूट मत करिएगा, जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसी को लाया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए यह इंपॉर्टेंट है। बेस्ट चिल्ड्रेन एंड फैमिली फिल्म जो है बच्चों के लिए और परिवार के लिए सबसे बढ़िया फिल्म का अवार्ड मिला हुआ है बंगू, जो है मणिपुर का फिल्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यही संभावना बनती है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की। तो बंगू को याद रखिएगा, इसका डायरेक्टर लक्ष्मी प्रिया जो है इसके डायरेक्टर है, और किसी भी श्रेणी में किसी भी कैटेगरी में ये प्रथम भारतीय फिल्म बना है जिसे इस तरह का प्राइज़ बाफ्टा में मिला हुआ है। बीबीसी के वर्ष 2025 की इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है कि भारतीय सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के अवार्ड मिला है। बीबीसी अवार्ड जो है 2019 में शुरू किया गया था। इस बार के अवार्ड जो है स्मृति मंदना को मिला हुआ है। सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई है और ये 1.01 करोड़ रुपए का पुरस्कार है। निधन, डेथ की बात किया जाए तो महत्वपूर्ण जो है निधन हुए हैं माइकल नॉब्स का हुआ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है, और गीता पटनायक जो उड़िया संगीत की लोकप्रिय सिंगर गायिका मानी जाती हैं। प्रमुख दिवस की बात की जाए तो बहुत सारे दिवस दिए गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट दिवस को मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जिसका इस बार का थीम जो है, थीम मैं अपने आप से ऐड कर दिया हूँ, थीम इसमें दिया नहीं गया है। वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज इसका इस बार का थीम है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, यूनाइटेड बाय यूनिक इस बार का थीम है। 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस वर्ल्ड पल्स डे मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, सबको पता ही होगा। 20 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस यूनाइटेड नेशन सोशल जस्टिस डे मनाया जाता है, और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है, जिस इस बार का थीम क्या है, ये बीपीएससी इस तरह का एग्जाम में सवाल पूछ चुका है। वुमेन इन साइंस कैटेलाइजिंग विकसित भारत जो है इस बार का थीम है। इस बार का जो कुछ महत्वपूर्ण बुक है उनको देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण बुक में देखा जाए तो आपको पहला बुक शिखर धवन का है, जिसका नाम है वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये हम लोग टेस्ट सीरीज में भी इसको पूछ चुके हैं। द घोस्ट ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन्स जो है ये रस्किन बॉन्ड का किताब है, ये भी महत्वपूर्ण लेखक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और विश्वनाथन आनंद का किताब एक है लाइटनिंग किड जो है, ये विश्वनाथन आनंद का है। और एक है थिंकिंग ऑफ विंटर जो है शांतनु नायडू का। ये ऊपर वाला 3 जो है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला देखा जाए तो स्पोर्ट्स खेलकूद से संबंधित जो है एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 जो है इसका 12वां संस्करण हुआ है। कहाँ पर? चीन के तियानजिन में हुआ है, और इसमें पहला स्थान जो है चीन का रहा है, जिसको 34 मेडल मिले हुए हैं, और भारत का 5वां पोजीशन है। भारत को फिफ्थ 5 मेडल मिला हुआ है, और भारत की रैंकिंग जो है इसमें 7 है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि भारत की रैंकिंग जो है 7वां है, लेकिन भारत को मेडल कितना मिला हुआ? भारत को मेडल 5 मिले हुए हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जो संपन्न हुआ है, और उसमें देखा जाए तो सिंगल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सिंगल्स में अगर मेंस सिंगल्स की बात किया जाए तो विजेता जो रहे हैं कार्लोस अल्कराज रहे, जो कि स्पेन के हैं, और इसके रनरअप जो रहे हैं विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। तो आपको विजेता और विजेता दोनों का नाम याद रखिएगा। एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, कुछ भी पूछा जा सकता है। वुमेंस में देखा जाए तो विजेता एलेना रैबकिना रही, जो कजाकिस्तान के हैं, और उपविजेता जो है आरेना सबलंका, जो कि बेलारूस से संबंधित है। अंडर 19 विश्व कप जो है इसका 16वां संस्करण अभी जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेज़बानी में संपन्न हुआ, जो कि फाइनल मैच जो है भारत ने इस वर्ल्ड कप ये अंडर 19 का जीत लिया, और ये 6ठी बार भारत ने जीता है। किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के जीता है। अगर आईपीएल की बात की जाए तो डब्ल्यूपीएल जो है वुमेंस प्रीमियर लीग का आपका 4था संस्करण हुआ। इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ देख सकते हैं इसकी शुरुआत 2023 में किया गया था, और विजेता इसमें रहे आरसीबी, दूसरी बार जीता है। इसके कप्तान कौन रहे? स्मृति मंदना रही हैं, और उपविजेता जो है दिल्ली कैपिटल्स रहा है। ऑरेंज कैप यानी कि सबसे अधिक रन बनाने के लिए स्मृति मंदना को 377 रन बनाने के लिए इनको ऑरेंज कैप मिला है। किस टीम की है ये? आरसीबी की कैप्टन है। और पर्पल कैप जो है सबसे अधिक विकेट लेने के लिए 17 विकेट लेने के लिए सोफी डिवाइन को मिला है, जो कि गुजरात जॉइंट से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं तो 25वां शीतकालीन ओलंपिक जो है विंटर गेम्स जो है
आपको 2026 संपन्न हुआ। आपको कमेंट करके बताना है कि इस बार का जो IPL हुआ था इसमें विजेता और उपविजेता का नाम क्या है। तो विंटर्स गेम्स 25 जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और इटली के मिलान और कॉर्टिना शहर में हुआ है। इसमें फर्स्ट रैंक जो रहा है किसका रहा है, नॉर्वे का, जो कि 41 मेडल मिला हो और चौथी बार ये फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। भारत को इसमें कोई भी मेडल प्राप्त नहीं हुआ है आपको 25 विंटर ओलंपिक गेम 2026 में। शुभंकर इस बार का मस्कट रहा है टीना एवं मिलो, और मोटो रहा है इट्स योर वाइब। उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहे हैं कौन, आरिफ खान, और समापन समारोह में एस्ट्रेंजिन लुडुम रहे हैं। IOC के अध्यक्ष जो रहे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंटी रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम्बाब्वे से संबंध है इनका। और 26वां नंबर का 25 अभी हुआ है, 26वां नंबर का विंटर गेम्स कहाँ पे होगा ओलंपिक, तो 2030 में आपको फ्रांस में होने वाला है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। विश्व का पहला जो है डॉक्टर संचालित AI हेल्थ केयर इकोसिस्टम जिसका नाम है आई लाइव कनेक्ट को लॉन्च किया गया। भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट ऑपरेटर जिसका नाम है गैलेक्सी आई, इसको लॉन्च किया गया है। टाइम वर्ल्ड सुपरनोवा, ये क्या है, ये सुपरनोवा है टाइम वर्ल्ड एक, और ये खोजा गया हाल ही में। भारत का पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया गया है अभी। बोधन AI जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा IIT मद्रास में 500 करोड़ के बजट के साथ लॉन्च किया गया, और इसमें आपको एडू AI स्टैक विकसित करने के लिए इसको बोधन AI को लॉन्च किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे में जो भी यात्री हैं रेलवे के, उसके सुरक्षा के लिए इंडियन रेलवे के द्वारा विशाखापट्टनम में रेलवे स्टेशन पे ASC अर्जुन नामक एक ह्यूमनाइड रोबोट लॉन्च किया गया है, जो कि यात्रियों की सुरक्षा करेगा। भारत के पहले AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में की गई है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में देखते हैं। नागालैंड की संकटतम जनजाति जिसका नाम है पेंगोलिन संरक्षण के लिए, इसके जो भी आपके नागालैंड का संगतम जनजाति है उसने क्या किया है, पेंगोलिन संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए शिकार और तस्करी पर प्रतिबंध लगा दिया है। और भारत पेंगोलिन जो है IUCN के इंडेंजर्ड कैटेगरी यानी कि संकटग्रस्त लिस्ट में है। हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ वन विभाग ने सीता नदी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल रेस्टोरेंट बनाया है, और ये IUCN में जो है हॉर्नबिल जो है नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है। हमारा प्रयास है कि वीडियो छोटा से छोटा हो सके। नौंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य जो उत्तराखंड में है चर्चा में रहा है। देश का पहला ओपन सी फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट जो है अंडमान सागर के नॉर्थ वे श्री विजयपुरम में प्रारंभ किया गया है। बताइएगा श्री विजयपुरम किसका नाम है। स्वच्छता पखवाड़ा 2025 है ये। फर्स्ट पारादीप प्राधिकरण को प्राइज़ मिला हुआ है इसका, स्वच्छता पखवाड़ा 2025 का। और ये किसके अगर अगला करंट अफेयर्स देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी कि INCOANS कहा जाता है इसे, तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इसका नाम है। इसको अंडमान निकोबार में इसका जो है क्या लॉन्च किया गया है, स्वराज द्वीप में इसका एक रीजनल सेंटर लॉन्च किया गया है दूसरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। अब आपको पता होगा सारे करंट अफेयर्स के बाद से लास्ट में प्रतियोगिता दर्पण में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एक जगह और फैक्ट के माध्यम से नेशनल इंटरनेशनल देता है। जो लोग पढ़ते होंगे उनको पता होगा, या फिर पहले जो देखते होंगे उनको पता होगा। इसमें कुछ करंट अफेयर्स ऐसे भी होते हैं जो आपके पहले जो पढ़े वो भी रहेगा, कुछ नया भी रहता है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से निश्चित तौर पर सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। तो पहला करंट अफेयर्स क्या है कि 16 से 20 फरवरी के बीच में AI इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ, अभी हाल ही में हमने पढ़ा है कि नई दिल्ली में हुआ है। 12 से 13 फरवरी को कहाँ बोधन AI कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। किस मंत्रालय ने हाल ही में वंदे मातरम के लिए पहला आधिकारिक प्रोटोकॉल जारी किया गया है, तो आपको पता होगा MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की शहरी चुनौती कोष की मंजूरी दी है, तो 1 लाख करोड़ रुपए की। नए आधार वर्ष 2024 के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े किस मंत्रालय ने जारी किया गया, तो MOSPI के द्वारा जारी किया गया, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड अस्थायी समिति द्वारा किस टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु वन भूमि के डाइवर्जन की सिफारिश की गई है, तो वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग जो है परियोजना किस राज्य ने इसकी मंजूरी दी है, तो असम के द्वारा, क्योंकि ये नया है, देखिए ऊपर नहीं था ये। 24 फरवरी 2026 को राज्य चुनाव आयुक्त जो है स्टेट
जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका एक सम्मेलन हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुआ है, कहाँ पर? नई दिल्ली, भारत में। 16 जो फाइनेंस कमीशन है आपको पता है, उसमें जो है वर्टिकल जो डेवल्यूशन है राज्यों को हिस्सेदारी कितना है? 41% है, हमने पहले बताया। आरबीआई के प्रस्ताव के अनुसार अगर डिजिटल धोखाधड़ी आपके से होता है, मतलब किसी तरह से आपके फ्रॉड आपके साथ किए जाते हैं डिजिटली, तो उसमें जो है 25,000 रुपया दिया जाएगा। भले उसमें आपने ओटीपी शेयर कर दिया, कोई आपको फ़ोन करता है, आप उसको ओटीपी बताते हैं और आपके साथ धोखाधड़ी होता है, तो आरबीआई इसका 70% देता है और जो बैंक का अकाउंट रहेगा वो आपको 30% देगा। टोटल राशि कितनी दी जाएगी? 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखा जाए अगर आपके विविध में, तो इस वर्ष की पीएम की पहली जो है विदेश यात्रा जो है मलेशिया में संपन्न हुई है। सेशल्स के राष्ट्रपति जो है डॉक्टर पैट्रिक हार्मिन बने हैं। इनकी राजकीय यात्रा भारत की 5 से 10 फरवरी के बीच में रही है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग ईओएमआई पर हस्ताक्षर आपको ग्रीस के साथ किए गए हैं। 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की वार्षिक बैठक जो है जर्मनी के म्यूनिख में संपन्न हुआ 13 से 15 फरवरी के बीच में। अगर आगे देखा जाए तो हाल ही में तूफान जो है मार्टा ने यूरोप के किस तट पर भारी तबाही मचाई और कृषि को व्यापक नुकसान पहुंचाया? तो आइबेरिया प्रायद्वीप में है ये, और ये स्पेन और पुर्तगाल का क्षेत्र है। हाल ही में बांग्लादेश में हुए चुनाव में किस पार्टी को 300 में से 209 सीटें मिली है? तो आपको पता होगा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को मिला हुआ है। एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों को हेप्टाथॉन में गोल्ड किसने जीता है? तो तेजस्विनी शंकर ने जीता है। ये कहाँ पर हुआ? चाइना में हुआ था। 2026 एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? भारत रहा है। देखा जाए तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड गवर्नेंस समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हुआ? दुबई, यूएई में संपन्न हुआ है 2026 का। थीम क्या है इस बार का? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स इस बार का थीम है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपने देखा कि इस अप्रैल करंट अफेयर्स आपके प्रतियोगिता दर्पण का, जिसमें फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स दिए थे, जिसका हमने समापन कर दिया। यहाँ पर जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जितना अधिक से अधिक व्यू जाएगा इस वीडियो को, उतना से जल्दी ये वीडियो आएगा, और वैसा करिएगा तो 1 वर्ष का मैं कवर करवा दूंगा पूरा। और यहाँ से बाहर बहुत ही कम चांस है कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कैसा लगा सेशन? कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।